नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर मैं शिल्पी आप सबका आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जब कैमरा नहीं था, अखबार नहीं थे और इतिहास कैसे सोचिए उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता होगा। कभी ताड़पत्र पर बने युद्ध के ध्यानमग्न चित्र से, तो कभी मुगल दरबार में बादशाह की शान दिखाते सूक्ष्म रंगों वाले चित्र। ये सिर्फ कला नहीं थे, ये थे अपने समय की राजनीति, धर्म, सत्ता, समाज के विजुअल जो है दस्तावेज थे, विजुअल दस्तावेज थे उनके। और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर समझेंगे कि पाल स्कूल की आध्यात्मिक चित्रकला से लेकर मुगलकालीन चित्रकला की शाही यथार्थवाद तक की कहानी को समझेंगे। भारत की पेंटिंग कैसे बदली और क्यों यूपीएससी हर साल यहाँ से सवाल उठाता है, इन सारी कहानियों को समझेंगे। पहले हमने कई सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, यानी कि लेक्चर नंबर 14 में हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देखिए, लेक्चर नंबर 13 और 12 भी इसी से कनेक्टेड है, तो और आप बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने पाल स्कूल के जो चित्रकला है उसके बारे में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत के, ठीक है, भारत में लघु चित्रकला की अगर हम बात करें, और हमने पिछले भी उसमें देखा था, वीडियो में, लेक्चर्स में समझा था इन चीज़ों को। तो भारत में लघु चित्रकला, जिसको मिनिएचर पेंटिंग्स, छोटे छोटे पेंटिंग्स के रूप में हम देखते हैं, सबसे पहला उदाहरण हमें पूर्वी भारत में पाल वंश के द्वारा शासनकाल में, पाल वंश के शासनकाल में दिखाई देता है। स्पेसिफिकली वहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े आपको धार्मिक ग्रंथों के चित्र दिखाई देंगे, अभी हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। इसी समय, इसी दौरान पे 11वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम भारत में भी जैन ग्रंथों पर भी चित्र बनाए जाने लगे, यानी कि पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म पर, सॉरी, पश्चिम भारत में जैन धर्म पर, और पूर्वी भारत में पाल वंश के समय पे बौद्ध धर्म पे जो है चित्र बनने शुरू हो गए थे। बौद्ध विषयों से जो संबंधित अगर बड़ी संख्या में जो पाम लीफ यानी कि ताड़पत्र पर जो पांडुलिपियां लिखी गई थी, उसमें बौद्ध देवताओं के चित्र, सोचिए पांडुलिपि जो लिखी गई है, जो ताड़पत्र है उन पर भी पांडुलिपि लिखी गई है, वो भी बौद्ध देवताओं के चित्र बनाए गए हैं उस पर। सोचिए कितनी बारीकी से किया होगा। ये कार्य मुख्य रूप से किन केंद्रों में दिखाई दिए हैं, वहां पर, जैसे नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूपा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ताम्रपत्र पे इस प्रकार से चित्रों को बनाकर उकेरा गया है वहाँ पर। इन केंद्रों पर दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग भिन्नों से विद्यार्थी यहाँ तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, यहाँ पर इस समय पे आए थे यहाँ पर, और अपने साथ पालकालीन बौद्ध कला के उदाहरण, जैसे कांस्य मूर्तियाँ कैसे बनाई जाए। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कांस्य मूर्तियों के बारे में समझा है। जब हम अभी चित्रकला के बाद, पेंटिंग के बाद जब स्कल्पचर्स को देखेंगे, यानी कि मूर्ति कला को देखेंगे, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चित्रित पांडुलिपि अपने देश ले गए और इसके माध्यम से पाल शैली का काफी प्रचार प्रसार विश्व में हुआ, जैसे नेपाल, तिब्बत, वर्मा, म्यांमार, श्रीलंका और जावा आदि में क्षेत्रों में भी इसके साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है, पाल काल की जो चित्रित पांडुलिपि है आज भी उपलब्ध है, जिनमें से अधिकांश वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है ये। और यहाँ पर पाल कला की अगर चित्रकला की विशेषताएं, पाल चित्रकला की विशेषताएं की बात की जाए, तो शैली में प्राकृतिकता, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करने का जो है प्रयास किया गया है। घुमावदार और लहरदार रेखाएं इत्यादि आपको यहाँ पर देखने को इस प्रकार से मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, हल्के और मृदु रंग का, मतलब लाइट कलर्स का ज्यादातर प्रयोग किया गया कंपैरेटिवली पहले जैसे हमने देखा। पाल चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इसका अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञापारमिता नामक पांडुलिपि है। बेसिकली इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो बौद्ध धर्म का एक ये प्रमुख महायान ग्रंथ है। एक तो ये हमें पता चला, इससे भी पीटी में आपको मदद होगी। इसका मतलब ये होता है कि 8000 श्लोकों वाली जो प्रज्ञापारमिता है, ये जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ये ग्रंथ जो है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ये जो ग्रंथ है ये ज्ञान और करुणा के मार्ग पर जोर देता है। इसमें शून्यता यानी कि शून्य के सिद्धांत की शिक्षा दी गई है। इसे प्रज्ञापारमिता संहिता का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। अष्ट सहस्त्रिका को सबसे प्राचीन ग्रंथ भी इसको माना जाता है। और ये भाषा किस भाषा में मिलता है, ये आपको संस्कृत भाषा में मिलता है। लगभग आप देखेंगे किस समय पे देखा गया है, तो 1 से 2वीं शताब्दी पूर्व के समय पर, और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हम देखेंगे कि ये, सॉरी, 1 से 2वीं शताब्दी के बीच में हमें देखने को मिला है, जिसे 8000 श्लोकों में यानी कि इसकी पूर्णता जो है कहा जाता है। ये पांडुलिपि प्रेजेंट टाइम में ऑक्सफोर्ड यानी कि इंग्लैंड में सुरक्षित रखी गई है इसको।
ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध मठों के विनाश के साथ ही पाल काल का अचानक से पतन होना शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देखेंगे जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने नालंदा, विक्रमादित्य, ठीक है, ओदंतपुरी और फिर बौद्ध मठों जैसे मठों को जो है, बड़े मठों को यहाँ पर नष्ट करना शुरू कर दिया। ये आपके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। और यही मठ है कि जो पाल कला के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, जहाँ मूर्ति कला, चित्रकला और विद्या को संरक्षण मिला था। तो जब ये नष्ट नहीं हो गए, ठीक है, जब ये नष्ट नहीं होते तो इनको संरक्षण दिया जाता था, और जब ये मठ नष्ट हो गए तो कलाकारों को संरक्षण और साधन नहीं मिले। तो ऐसे में क्या हुआ, तो इसलिए क्या हुआ कि पाल काल का जो अचानक है पतन होना हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इस चित्रकला के यहाँ पर हालांकि कुछ भिक्षु कलाकार बचकर नेपाल चले गए थे, और जिससे वहाँ की पहले से जो मौजूद कला परंपरा है उसको और ज़्यादा मजबूती मिली। इसका मिश्रण पाल कला का देखने को उनके साथ मिलता है। ये चित्रकला शैली में, पाल कला शैली में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत है, मतलब प्रतीकात्मकता का बहुत महत्व, कुछ सिंबलाइज करके चीजें बनाने का प्रयास किया जाता था उस समय पे। ठीक है, यहाँ पर ये नालंदा आपकी यूनिवर्सिटी और कुछ यहाँ पर ये आपका जो नाम दिया गया है, इसका नाम यहाँ पर जो दिया गया है इसको यहाँ पर पिक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुगल चित्रकला की अगर बात करें तो मुगल चित्रकला विद्यालय की उत्पत्ति को भारतीय चित्रकला के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। न केवल चित्रकला के सापेक्ष में, बल्कि आप देखेंगे कि वास्तुकला के समय पे भी, आर्किटेक्चर के भी समय पे भी मुगल काल का बहुत ज़्यादा जो है आधिपत्य देखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को उकारा गया है, मील का पत्थर कहे तो साबित हुआ है। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है, इसके साथ ही 1560 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास ज़्यादा हुआ है। अकबर को चित्रकला और वास्तुकला की काफ़ी गहरी रुचि थी, उसके प्रभाव दिखे हैं वहाँ पर। इन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभ में एक चित्रकला कार्यशाला यानी कि स्टूडियो की भी स्थापना की थी, और 2 फारसी आचार्यों को वहाँ रखा, जिसका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समद खान। इसकी देखरेख में ही ये स्टूडियो यानी कि चित्रकला कार्यशाला जो स्टूडियो है अकबर के समय पे इन दोनों के द्वारा चलाया जाता था। ये दोनों कलाकार पहले अकबर के पिता हुमायूं के अधीन कार्य करते थे, इसके बाद ये इन फारसी गुरुओं के अधीन, अब इन दोनों फारसी गुरुओं के अधीन काम करने वालों के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में भारतीय कलाकार एक मतलब जो है स्टूडेंट बनकर वहां पर शिक्षा दीक्षा लेने जाते थे इनसे, ताकि ये भी उसमें निपुण हो सके। ठीक है, मुगल की कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं मुगल चित्रकला का विकास जो है देशज चित्रकला परंपरा फारस की सफवी चित्रकला के सुंदर समन्वय के परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि भारत अपनी जो पारंपरिक देशज चित्रकला थी और फारस ईरान की सफवी चित्रकला, इन दोनों के मेल से ही विकसित हुई है बेसिकली। ठीक है, इनका समन्वय। ठीक है, थोड़ा इसको सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो भारत से आया जीवंत रंग, प्रकृति और लोगों का यथार्थ चित्रण। वहीं आप देखेंगे कि इसके बाद हम समझेंगे कि फारस से क्या आया, बारीक रेखाएं, संतुलित रचना, सजावटी शैली। जब मुगल दरबार में आए तो हमने देखा कि फारसी कलाकार और भारतीय कलाकार एक साथ काम करने लगे, तो इन दोनों शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिला, यही मुगल चित्र शैली के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। मुगल चित्रकला की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित प्राकृतिकता यानी कि नेचुरलिज्म को बहुत ज्यादा इन्होंने चित्र में उतारा है। कोमल और प्रवाही रेखाएं, सॉफ्ट जो है लाइंस को उकेरने का प्रयास किया गया। बारीक और सदी हुई चित्रण शैली का प्रयोग किया गया। मुख्यतः दरबारी और अभिजात और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनकी चित्रकला में। ठीक है, जो है क्लीवलैंड की अगर बात की जाए इसमें तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्लीवलैंड की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट अमेरिका में इसको सुरक्षित किया गया, जहाँ पर तूतीनामा का की चित्रित पांडुलिपि है। तो तूतीनामा चित्रित पांडुलिपि किस समय की थी, कहाँ पर संरक्षित की गई है, इसको भी समझना होगा। इस पांडुलिपि की शैली क्या है, इस पांडुलिपि की जो भाषा है वो मुगल चित्रकला अपने प्रारंभिक विकास चरण में दिखाई देती है। इसके कुछ समय बाद ही 1564 से 69 ईस्वी के बीच में हमजानामा, ये हमजानामा, हमजा वो मत समझिएगा धुरंधर वाला, हमजानामा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी की गई, और ये कपड़े पर, ये हमजानामा जो एक क्या है आपकी परियोजना है, ये कपड़े पर चित्रित की गई और मूल रूप से 17 खंडों में 1400 पृष्ठों में की गई थी। तो इसका इस प्रकार से जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जहांगीर काल की मुगल चित्रकला की अगर मैं बात करूँ जहांगीर काल में, तो जहांगीर को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था, उसे पक्षियों फूलों का चित्रण विशेष रूप से आनंद मिलता था। तो इसी प्रकार के भाई
जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो अपने शासनकाल में वही तो कराएगा ना, चीज़ों को करेगा, करवाएगा, ठीक है। उसके शासनकाल में चित्रित प्रमुख पांडुलिपियां मिलती हैं, जिसमें आप ध्यान देना दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयार ए दानिश जिसमें पशु कथाओं की पुस्तक है, अनवर ए सुहेली जो एक अन्य कथात्मक ग्रंथ है। तो किसके समय पे? जहांगीर काल के समय पे, ये याद रखने योग्य है, ठीक है। इसके बाद जहांगीर का चित्र जो है उस काल की लघु चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जहांगीर के समय की कुछ चित्रकलाओं का कुछ इस प्रकार से, जैसे जयपुरी पैटर्न ही आजकल हम लोग कहते हैं, उस प्रकार से मुगल कालीन चित्रकला में देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ और कृतियां भी मिली, जैसे जो है रजमनामा जो 1616 में मिली, रसिक प्रिया श्रृंखला 1610 से 1615 में मिली, रामायण श्रृंखला लगभग 1610 ईस्वी में देखने को मिलती है। चित्रांकन के अलावा अगर हम बात करें तो तपस्वियों और सूफी संतों के समूह को भी दर्शाने वाले चित्र मिले हैं। कई सारे पांडुलिपि भी इस काल में बनाई गई हैं। कुछ उल्लेखनीय पांडुलिपि जैसे कि गुलिस्तान और वुस्तान जो शादी की संरचनाएं हैं, शाहजहांनामा भी यहाँ पर हमें इस समय शासनकाल में देखने को मिलती है। औरंगजेब और उसके बाद की अगर बात करें हम यहाँ पर, औरंगजेब और उसके बाद की बात करें तो हम देखेंगे कि ये कट्टर धार्मिक जो है शासक था। औरंगजेब कट्टर धार्मिक शासक था और उसके शासनकाल में चित्रकला का मोस्टली पतन हमें देखने को मिलने लगता है, ठीक है। और उसे अपनी पहले की गुणवत्ता खो दी थी। यहाँ पर ये चित्रकला में कई दरबारी चित्रकला, उस समय के जो चित्रकार थे, जब उनको लगा कि उनका शासक इंटरेस्टेड नहीं, तो जो छोटे छोटे प्रांतीय दरबारी थे उनके यहाँ वो रियासतों में चले गए, वहां पर अपनी चित्रकला की कारीगरी की। यानी कि औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला को संरक्षण नहीं मिल पाया, इसलिए वे कमजोर पड़ गए। बाद में बहादुर शाह जो उनके शासनकाल में चित्रकला फिर से थोड़ा संरक्षण मिला, इसमें आंशिक पुनरुत्थान यानी कि थोड़ी वापसी को देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1712 ईस्वी के बाद से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के जो शासक है वो कमजोर हो गए, देश में राजनीतिक अशांति बढ़ गई और खजाना खाली होने लगा इस समय तक आते आते, और पैसों की कमी होने लगी। भाई पैसों की कमी होगी तो पहले इंसान जो होगा उससे पेट पूजा करेगा कि पहले चित्र करेगा और वास्तुकारी को पर ध्यान देगा, ठीक है। कलाकारों को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, और जब राजा ही कला को सराहना नहीं देंगे तो चित्रकार काम कैसे करेंगे। तो यही वजह थी कि मुगल चित्रकला फिर धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने लगती है। लेकिन 1712 ईस्वी के बाद कमजोर और उत्तरवर्ती मुगल शासक आए, जो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कमी और संरक्षण के अभाव में मुगल चित्रकला फिर से यहाँ पर पतन की ओर बढ़ना शुरू हो गई थी, ठीक है। यही चीजें हैं यहाँ पर। फिलहाल ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें पेंटिंग्स में भी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, उसको और कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी, दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। निरंतर करते रहिए। ये प्रोग्राम ट्यूसडे सैटरडे शाम को 6 बजे आता है, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए, कनेक्ट रहिए चैनल के साथ। और भी कई सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आपको PYQ दिए जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, उसको सॉल्व करिए साथ साथ में, ठीक है। इसी के साथ आपको सैटरडे को सुबह जो है सैटरडे को सुबह 10 बजे आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है, वीकली करंट अफेयर्स दिया जाता है, जो प्रीलिम बूस्टर 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आपको संडे को मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, जो शाम को आपको 7 बजे दिया जाता है। तो वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए, मिस मत करिए। क्योंकि 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ साथ जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स रोजाना आपको मिलते हैं। आज शाम को भी आपको 9 बजे करीब मिलेगा, जो भी वेनेजुएला और अमेरिका का जो किस्सा चल रहा है उसमें भारत के लिए जो है यूएसए ने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट्स तो मिलते ही रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।